हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस क्लास में असेसमेंट एंड एवल्यूशन के इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज आपका ये डे 3 है, ठीक है। और आज आपका ये इस टॉपिक का अंतिम क्लास है। यहाँ पर आपके थोड़ा बहुत बच गए थे, जैसे कि आपके पोर्टफोलियो बच गया था और एनेक्डोटल रिकॉर्ड बच गया था, ठीक है। तो इसे कंप्लीट करने के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे और ये टॉपिक आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तब हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे कि पोर्टफोलियो क्या है और एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है, ठीक है। तो देखिए, ये दोनों एक प्रकार की फ़ाइल है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जब दोनों फाइल है तो हम दोनों फाइल में कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें ही रखते हैं। एक चीज़ को तो दोनों फाइल में नहीं रखेंगे और दोनों का नाम भी अलग अलग है। तो हम इन दोनों फाइल में दो अलग अलग चीज़ों को रखते हैं। किसके बारे में? तो बच्चों के बारे में। बच्चों से संबंधित जो चीज़ें होती है, इन दो फाइलों में अलग अलग चीज़ें रखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए, यहाँ पर बात करता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? तो मैंने जैसे ही लिखा है कि ये क्या है, ये एक प्रकार की फाइल होती है, ठीक है। पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल है जिसमें हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ एवरीथिंग, मतलब हम सभी चीज़ों का इसमें कलेक्शन करते हैं, सभी चीज़ों को इसमें जुटा कर लिखते हैं, रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसमें बच्चे के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, बच्चे की उपलब्धियाँ, प्रगति और कमियों को संग्रह किया जाता है, वो भी एक निश्चित अवधि में किए गए कार्यों का, ठीक है। तो चलिए इसको छोड़ते हैं, अभी देखते हैं पोर्टफोलियो होता क्या है। देखिए, पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है। जैसे कि आप देखते हैं कि स्कूल में एक क्लास में मान लेते हैं 35 बच्चे हैं, ठीक है। तो हमें 35 बच्चों का पोर्टफोलियो बनाना रहता है। अब पोर्टफोलियो होता क्या है? तो यह एक प्रकार की फाइल होती है। सभी बच्चों की अलग अलग फाइल तैयार की जाती है, जिसमें प्रत्येक बच्चे की उसके क्या होता है, कैसी इन्फॉर्मेशन उसमें रखा जाता है। बच्चे की पारिवारिक इन्फॉर्मेशन, बच्चे की व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन, बच्चे की सामाजिक इन्फॉर्मेशन, बच्चे की शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों इन्फॉर्मेशन। शैक्षणिक मतलब पढ़ाई लिखाई से संबंधित और सह शैक्षणिक मतलब पढ़ाई लिखाई के अलावा एक्टिविटी हो गया, गेम हो गया, डांस हो गया, ये सब जितने चीज़ें हैं वो क्या आते हैं, इसमें रिकॉर्ड करके रखे जाते हैं, ठीक है। और ये देखिए, ये कह रहा है कि अगर आप पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं, हर 6-6 महीना पर तैयार करें, तो 6 महीना के अंदर जितने चीज़ें बच्चे के साथ हुई है वो सभी चीज़ें इसमें लिखेंगे, ठीक है। अगर आप 1 महीने की पोर्टफोलियो तैयार करते हैं तो हर 1 महीने के अंदर बच्चे की क्या कमियां हैं, बच्चे ने क्या उपलब्धियां हासिल की, बच्चे ने कितनी प्रगति की, बच्चे का पारिवारिक माहौल, व्यक्तिगत माहौल, सामाजिक माहौल, ये सब 1 महीने में क्या रहा, उन सभी चीज़ों को इसमें रिकॉर्ड करके रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, कह रहा है कलेक्शन क्या करेंगे, तो स्टूडेंट का वर्क रहेगा और स्टूडेंट के संबंधी इन्फॉर्मेशन। वर्क में मैंने बता दिया कि बच्चे ने क्या उपलब्धियां हासिल की है, कितनी प्रगति की है, उसमें कितनी कमियां हैं। और इन्फॉर्मेशन में मैंने बता दिया कि इसका सामाजिक इन्फॉर्मेशन, व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन, पारिवारिक इन्फॉर्मेशन, इन सभी चीज़ों को इसमें रिकॉर्ड करके रखते हैं, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो हर बच्चे का इंडिविजुअल बनाया जाता है और हर बच्चे का अलग अलग फाइल रिकॉर्ड होगी। देखिए, आप अगर क्लास में 35 बच्चे हैं तो सभी 35 बच्चों की अलग अलग पोर्टफोलियो की फाइल बनाई जाती है, मतलब पोर्टफोलियो बनाई जाती है, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं, देखिए, पोर्टफोलियो को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब पोर्टफोलियो को ट्रांसफ़र कैसे करेंगे? देखिए, मान लेते हैं आपने 6 क्लास के बच्चों की पोर्टफोलियो बनाई, मतलब ये फाइल बनाई, ठीक है। जब बच्चा 6 से 7 क्लास में जाता है तो सभी बच्चों की पोर्टफोलियो की फाइल 7 क्लास के क्लास टीचर को दे दी जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद उस 7 क्लास की क्लास टीचर अपना इसी निश्चित अवधि के अंदर हर 1 महीना या फिर हर 6 महीना के अंदर जो भी बच्चे के साथ ये सब घटनाएं होती है, फिर से उसमें वो लिखना शुरू करेगा, ठीक है। और वो 1 साल तक लिखेगा। फिर बच्चा 7 क्लास से 8 क्लास में जाता है तो 7 क्लास का क्लास टीचर क्लास 8 के क्लास टीचर को ये सब दे देंगे। फिर क्लास 8 के टीचर पूरे 1 साल वो अपने जो भी चीज़ बच्चे के साथ हो रही है उन सभी चीज़ों को उसमें लिखेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ट्रांसफ़र होते रहता है जैसे जैसे बच्चा क्लास बदलेगा, तो ठीक है, ये समझ में आ गया। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि पोर्टफोलियो फॉर्मल टूल ऑफ असेसमेंट है। फॉर्मल टूल ऑफ असेसमेंट क्या है, इसको देखेंगे कि हर वो चीज़ जो प्लानिंग के साथ मेंटेन करके रिकॉर्ड बनाया जाता है। देखिए, फॉर्मल टूल्स ऑफ असेसमेंट क्या? पोर्टफोलियो एक फॉर्मल टूल्स ऑफ असेसमेंट है। फॉर्मल टूल्स ऑफ असेसमेंट का मतलब है कि यहाँ पर हम जो चीज़ें भी लिखेंगे वो एक प्लानिंग के साथ होगा, पूरी तरह से मेंटेन करके होगा और एक रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इनफॉर्मल टूल होता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि इसको टीचर बनाते हैं बट इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट से मिलती है, ठीक है। और इस पर फोकस भी आपके स्टूडेंट पर होता है। जैसे कि मान लेते हैं टीचर ने हमसे पूछा कि तुम्हारा पारिवारिक माहौल क्या है, तो हम अपने बताएंगे परिवार में कि मेरे परिवार में क्या क्या है, कौन कौन, मेरे पापा क्या है, मम्मी क्या है, सब परिवार के माहौल क्या है, हमारे परिवार में सुख शांति चैन है, तो ये सब हम बताएंगे। तो ये बच्चा उसमें लिखेगा कि इसमें टीचर लिखेंगे उस बच्चे के लिए कि हाँ,
मतलब ये सब इसके पारिवारिक माहौल है, पारिवारिक माहौल कैसा है, क्योंकि पारिवारिक माहौल भी बच्चे के पढ़ाई लिखाई पर डिपेंड करता है, ठीक है। पारिवारिक माहौल में अगर झगड़ा हो रहा है तो बच्चे का मानसिक डेवलपमेंट बहुत मतलब ढीला ढाला हो जाएगा, ठीक है। हमेशा लड़ाई झगड़ा घर में दिखेगा तो बच्चे का दिमाग भी उसी तरह हो जाएगा। तो ये सब क्या होता है, पारिवारिक चीज़ें भी देखना ज़रूरी होता है। तो ये सब क्या है, टीचर क्या करेंगे, स्टूडेंट से ही पूछेंगे और तब अपने डायरी में, अपने इस फाइल में मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है। अगर आपका स्टूडेंट से कुछ जानकारी ना मिलकर, मान लेते आज हम स्कूल नहीं गए और मेरे घर पर मान लेते कुछ हुआ है, तो हमारे जो टीचर है हमारे दोस्त से पूछेंगे तुम्हारी वो दोस्त क्यों स्कूल नहीं आई, तो मेरी दोस्त बताएगी कि इसके घर में ऐसे ऐसे हो गया, पारिवारिक माहौल ऐसा है इसका। तो वो चीज़ें भी टीचर क्या करेंगे, मेरे बारे में वहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि टीचर इसको टीचर बनाते हैं, पोर्टफोलियो को तो टीचर बनाते हैं, बट इन्फॉर्मेशन उनको कहाँ से मिलती है, स्टूडेंट से मिलती है, ठीक है। और इसमें फोकस भी किस पर रहता है, स्टूडेंट पर रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पोर्टफोलियो बनाने से बच्चों का मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। मूल्यांकन का तो आप समझ ही गए कि मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो बच्चों के मूल्यांकन करना आसान होता है क्योंकि हम सभी बच्चों का इसमें जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, अब हम उसका आराम से मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे पोर्टफोलियो क्या है। देखिए पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें हम क्या करते हैं, सभी बच्चों की अलग अलग इन्फॉर्मेशन, अलग अलग फाइल बनती है और उन सभी बच्चों के उसकी उपलब्धियाँ, अगर मान लेते 1 महीने का पोर्टफोलियो तैयार कर रहा है तो 1 महीने में बच्चे की उपलब्धियाँ, प्रगति, उसकी कमियाँ, उसके पारिवारिक माहौल, उसके सामाजिक माहौल, उसके व्यक्तिगत माहौल, उसके शैक्षणिक और उसके सशैक्षणिक, इन सभी इन्फॉर्मेशन को 1 महीने में जो घटित हुई है उसको इसमें लिखते हैं, ठीक है। ये पोर्टफोलियो आपका क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, एक जैसे जैसे क्लास बदलेंगे वैसे वैसे ट्रांसफ़र होता जाएगा, ठीक है। तो ये समझ आया कि पोर्टफोलियो क्या होता है। अब हम जानेंगे एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है घटना वृत्त अभिलेख, ठीक है। देखिए इसको बात करते हैं कि यह घटनाओं का अभिलेख होता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट अभिलेख का रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। देखिए जो चीज़ इसमें लिख ले तो अब तो बच गया इंपॉर्टेंट, मतलब सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही इसमें रिकॉर्ड में होती है, ठीक है। देखिए इसमें हम किसका कलेक्शन करेंगे, इंपॉर्टेंट इवेंट, यानी कि अगर 10 सालों में क्या इवेंट हुई है स्कूल में, उस सभी इवेंट में बच्चे ने कैसा पार्टिसिपेट किया, कैसा उसके साथ घटनाएं घटी है, उन सभी चीज़ों को इसमें लिखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ उन 10 सालों मतलब क्लास 1 से क्लास 10 तक का 10 सालों में बच्चे का व्यवहार कैसा है उस चीज़ का नोटिस किया जाता है और वो भी चीज़ इसमें लिखी जाती है। साथ ही साथ बच्चे का एटीट्यूड कैसा है, बच्चे की कैसी स्किल्स है, ये सभी चीज़ क्या होगी इसमें लिखी जाएगी, ठीक है। यह देखिए इस पर किस पे फोकस किया जाता है, इसमें घटनाओं पर फोकस किया जाता है, ठीक है। ये देखिए यह टीचर का सेल्फ ऑब्जर्वेशन होता है, यहाँ पर आपने जो नहीं देखा वो नहीं लिख सकते हैं। सेल्फ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर कोई कह देगा कि सर देखिए ना आज वो चोरी किया है, आज वो चोरी किया है, तो टीचर वो चीज़ें नहीं लिखेगा इसमें कि वो उसने चोरी किया है। टीचर खुद प्रत्यक्ष रूप से अगर देखेगा, उस चीज़ को देखा है तभी उस चीज़ को यहाँ पर लिखेगा, यानी कि यह प्रत्यक्ष रूप से देखी गई चीज़ होती है। अगर हम अपनी आंखों से देखें वही चीज़ इसमें लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन देता है वो चीज़ें लिख दी जाती है, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखी जाएगी, यहाँ पर टीचर ने देखा तभी लिखेगा, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पर हर बच्चे का अलग अलग रिकॉर्ड नहीं होता है, हर बच्चे का अलग अलग रिकॉर्ड नहीं होता पोर्टफोलियो जैसा, ठीक है। यहाँ पर बच्चा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सिंगल डायरी होती है, एक डायरी होती है, ठीक है। जो घटना हुई है उसे देखिए आज जो मानते घटना हुई है तो देखें कि आज कौन सा दिन था, आज कितने बजे यह घटना हुई है, यानी कि डे और टाइम के साथ क्या करते हैं, लिखते चले जाते हैं। देखिए अच्छा चलिए इसको समझाते हैं। इसके बाद देखिए यह नोट ट्रांसफ़र होती है, यानी कि टीचर का पर्सनल रिकॉर्ड होता है और टीचर अपने पास रखता है, ठीक है। देखिए अगर टीचर क्लास 6 का एनेक्डोटल रिकॉर्ड बना रहा है तो क्लास 6 में जितने भी 30 बच्चे हैं वो एक ही डायरी पर उन 30 बच्चों का एक मतलब रिकॉर्ड लिखते जाएंगे, ठीक है। और रिकॉर्ड कैसे लिखेंगे, उस डेट को लिखेंगे, उस दिन को लिखेंगे और उस दिन में कितने कितने बच्चे हुआ उस डेट को भी लिखेंगे, ठीक है। और ये देखिए क्लास 6 के मान लेते 36 बच्चों का टीचर ने रिकॉर्ड तैयार किया तो वो रिकॉर्ड उसी टीचर के पास रहेगा। अगर वो बच्चे क्लास 7 में गए तो क्लास 7 के बच्चे टीचर को ये नहीं दिया जाएगा, ठीक है। वो टीचर अपने पास उस रिकॉर्ड को रखेगा, एनेक्डोटल रिकॉर्ड को, कि क्लास 6 में बच्चे के साथ ये घटनाएं हुई थी और ये देखिए ये बच्चे का व्यवहार ऐसा था, उसका एटीट्यूड ऐसा था, उसका स्किल्स ऐसा था, इसने ये इवेंट किया है। तो वो सब क्या हो रहा है क्लास 6 के टीचर के पास ही रह जाएगा। फिर वो क्लास 7 में जाएगा तो क्लास 7 का टीचर खुद से बनाएगा, ठीक है। तो ये ट्रांसफ़र नहीं होता है और ये सभी बच्चों का सिर्फ एक डायरी में रहता है, क्योंकि अगर मान लेते हैं ये ट्रांसफ़र नहीं होता रहता तो 36 बच्चों का एक एक डायरी में टीचर जब अपना रिकॉर्ड बनाते तो सोचते थे इतना सारा डायरी हो जाता है। इसीलिए क्या होता है ये ट्रांसफ़र नहीं होता है तो इसीलिए एक डायरी में टीचर तैयार करते हैं, समझ गया।
यहाँ पर देखिए ये इनफॉर्मल टूल होता है। इनफॉर्मल टूल का मतलब क्या होता है कि इसमें पहले से प्लानिंग नहीं होती कि आज ये घटना होगी। मान लेते हैं कि आपको पहले ही से कोई प्लानिंग होती है कि आज ही घटना घटने वाला है। भगवान तो नहीं है कि आप फ्यूचर देख सकते हैं, तो यहाँ पर पहले से नहीं मालूम होता है कि आज ये घटना होगी। अचानक टीचर की नज़र उस पर पड़ गई, आज जिसने उसने देख लिया अपनी प्रत्यक्ष आंखों से, तो वो चीज़ इसमें रिकॉर्ड हो जाती है। ठीक है, देखिए हर वो चीज़ जिसमें प्लानिंग ना हो उसे क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल टूल बोलते हैं। ये तो बिना प्लानिंग के ही रिकॉर्ड किया था, अचानक आपको दिख गई प्रत्यक्ष आंखों से, तभी वो चीज़ें आप रिकॉर्ड करेंगे। इसमें किसी दूसरे की सुनी हुई बातों को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ठीक है, अब देखिए सपोज कीजिए कि आप लोग सभी सीआईडी देखते होंगे। ठीक है, तो वहाँ देखते हैं कि अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से लेना होगा, तो आपको क्या, या तो आपके कॉलेज में जाएगा या तो आपके स्कूल में जाएगा, जिस स्कूल से आप पढ़े हैं। वहाँ पर आप जाकर वो बोलते हैं लोग कि हमें इस बच्चे के बारे में हमें इस बच्चे का रिकॉर्ड देखना है, तो आपको रिकॉर्ड दिया जाएगा। अगर पोर्टफोलियो की रिकॉर्ड दी जाती है तो 1 क्लास से लेकर 10th क्लास तक बच्चे के सभी कुछ का रिकॉर्ड आपको मिल जाता है। पारिवारिक रिकॉर्ड भी मिल जाएगा, तो मालूम चल जाए कि कहाँ इसका बच्चा है, कहाँ कैसा इसका परिवार था। ठीक है, बच्चे की शैक्षणिक रिकॉर्ड आपको दिया गया, इसमें वो भी मेंटेन रहता है कि बच्चे ने कहाँ पढ़ा है, क्या क्या दिक्कत बच्चे के साथ आई है, सभी चीज़ें रिकॉर्ड रहती है। ठीक है, इसके बाद अगर सीआईडी में जिसकी मृत्यु हुई है या फिर जो पकड़ा गया, अगर वो कातिल है, मतलब मान लेते हैं वो कातिल है, तो उसकी क्या होता है, ये रिकॉर्ड चेक होती है स्कूल में कि क्या ये स्कूल से शुरू से ही ये सब घटनाओं करता था। मतलब सभी घटनाओं वाली रिकॉर्ड इसमें होगी और इन्फॉर्मेशन वाली रिकॉर्ड इसमें होगी। समझ गया। तो देखिए आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछा था, पोर्टफोलियो वाले से पूछा था। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ गया, देखिए 2 ऑप्शन दिया है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी दिया है और पोर्टफोलियो भी दिया है। तो आपको ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो पोर्टफोलियो मारिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर देता है कि बच्चे के बारे में सभी जानकारियाँ आप इकट्ठा की जाती है किस फाइल में, पोर्टफोलियो फाइल में। जब तक ये घटनाओं के बारे में ना दिया जाए, यहाँ इसके बारे में इंपॉर्टेंट इवेंट, व्यवहार और एटीट्यूड के बारे में ना दिया जाए, तब तक ये वाला नहीं होगा। तो ये वाले आपके एग्जाम में कम आते हैं, पोर्टफोलियो ज़्यादा आता है। ठीक है, तो चलिए आप समझ गए हो कि पोर्टफोलियो क्या है और एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है। तो चलिए अब हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे और इसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। देखिए अब हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे कि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कथन कह रहा है कि शिक्षक को नए संप्रत्यों अवधारणाओं को बच्चों के पूर्व अनुभव से जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम बच्चे के पिछले नॉलेज से किसी चीज़ को जोड़कर उसे सिखा रहे हैं तो वो बच्चा जल्दी सीखेगा। ठीक है, तो तर्क कह रहा है कि अधिगम एक सतत प्रक्रिया है जो विद्यालय के बाहर भी होती है। अधिगम क्या है, देखिए लर्निंग क्या है, लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड टेक्स प्लेस आउटसाइड द स्कूल। यानी कि कह रहा है कि अधिगम जो आपका जो बच्चा सीख रहा है वो सतत प्रक्रिया, आपका कंटिन्यू बच्चा सीखते रहेगा और ऐसे सिर्फ हम विद्यालय में ही नहीं सिखा सकते, विद्यालय के बाहर भी चीज़ें बच्चा सीखेगा। ठीक है, यहीं पर कथन कर रहा है कि शिक्षक को नए संप्रदाय अवधारणाओं को बच्चों के पूर्व अनुभव से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। पूर्व अनुभव की बात करें कि जो बच्चा पिछले बहुत पहले सीख चुका है उसी सीखे हुए चीज़ को लेकर आगे बढ़ना चाहिए सिखाते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ए और आर दोनों सही है और ए आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच का मूल्यांकन करने का प्रभावी तरीका क्या है। सृजनात्मक सोच समझते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग की बात कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है, और उनके उत्तरों का विश्लेषण करना। ओके, देखिए ये तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है कि पहले हम बच्चे को इनकरेज करेंगे। ठीक है, किस लिए, तो बच्चा से कहेंगे तुम प्रश्न करो। ठीक है, और फिर हम उसके उत्तरों का क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो ये तो आपका पहला ऑप्शन क्या है, सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा पुनरावृत्ति की परिशुद्धता और प्रत्यास्मरण का आकलन करना। देखिए हमें बच्चों को कभी भी रिकॉल, जहाँ आपको रिकॉल वर्ड दिख जाए, मैंने टैग वर्ड का वीडियो बना रखा है, आपके सीटेट प्रिपरेशन जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें पहली वीडियो ही है, सीटेट तैयारी का पहला स्टेप, वो आपका टैग वर्ड का वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं टेस्ट एक्यूरेसी, यानी कि रिकॉल करने की बात कही है। रिकॉल नहीं करवाना है बच्चे को, कभी भी बच्चों को हमें पुनरावृत्ति नहीं कराना है, बच्चों को प्रत्यास्मरण नहीं कराना है। तो ये आपका निगेटिव है, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन खत्म। ये तीसरा कह रहा है यह देखना कि शिक्षक द्वारा दिए गए प्रत्यक्ष निर्देशों को बच्चे कितने ध्यान से सुनते हैं। कभी शिक्षक बच्चे को निर्देश नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिए कि कभी ये शिक्षक क्या करेंगे, स्टूडेंट को डायरेक्ट मतलब इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं। ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा।
चौथा कह रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा पाठ्य पुस्तक में नकल किए गए परिच्छेद की त्रुटियों का विश्लेषण करना। विद्यार्थी को नकल करने के लिए क्यों हम देंगे ही और उसके त्रुटियों का फिर विश्लेषण करेंगे, तो ये भी आपका गलत हो गया। यानी कि यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है कि बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए कहना, प्रोत्साहित करना और उसके उत्तरों का विश्लेषण करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन कौन सा सही हुआ? आपके ऑप्शन पहला सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। सतत समग्र मूल्यांकन क्या पढ़ा था? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन में क्या आता है? केवल रचनात्मक। देखिए यहाँ पर कह रहा है केवल फॉर्मेटिव। केवल फॉर्मेटिव आया था मैंने आपको केवल फॉर्मेटिव पढ़ाया था? नहीं। इसके बाद केवल समेटिव, ओनली समेटिव भी नहीं आता है। आपका सतत और समग्र मूल्यांकन में क्या आता है? समेटिव प्लस फॉर्मेटिव दोनों आते हैं। समेटिव असेसमेंट भी आएगा और फॉर्मेटिव आएगा। फॉर्मेटिव आपका पूरे साल चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, और समेटिव आपका लास्ट में करवाकर उसमें क्या किया जाता है? बच्चे को पास करा दिया जाता है। यानी कि दोनों प्रकार का मूल्यांकन होता है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। आप कहते हैं ना कि मेरा फॉर्मेटिव टेस्ट होने वाला है, मेरा समेटिव टेस्ट हो रहा है, तो ये क्या होता है? ये आपका ऑप्शन का सही आंसर है। ठीक है, सतत और कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव, सतत और समग्र मूल्यांकन में दोनों आते हैं, संरचनात्मक और संकलात्मक, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट दोनों असेसमेंट होते हैं। ठीक है, ओनली वर्ड लगा, ये दोनों आपके ऑप्शन गलत है। देखिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि केवल कागज पेंसिल प्रशिक्षणों द्वारा मूल्यांकन। कागज पेंसिल क्या मैंने बताया था आपको कि यह आपके लास्ट में होता है, साल के लास्ट में होता है, और बस एक ही इसी कागज पेंसिल की वजह से इसमें असेसमेंट कर लेते हैं बच्चों की कौन सही है, कौन मतलब कौन पढ़ने वाला है, कौन नहीं पढ़ने वाला है। तो ये क्या कह रहा है कि सतत मूल्यांकन बढ़ावा देता है। सतत मूल्यांकन कर रहा है, जब साल के अंत में होता है तो संकल्प मूल्यांकन को बढ़ावा देता है। होलिस्टिक असेसमेंट, क्या इससे बच्चे का होलिस्टिक असेसमेंट हो रहा है? क्या बच्चे के सभी पहलुओं को वहाँ पर देखा जाता? तो नहीं, बस बच्चे को क्या दे देता है? कागज पेंसिल दे दिया जाता है, जो बच्चा ने आंसर लिख लिया वो पास हो गया, चाहे वो कैसे भी लिखे, चोरी करके लिखे, लेकिन वो लिख लिया है तो पास हो गया। तो ये तो आपका नहीं हो रहा है, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट तो इसमें नहीं हो रहा है। इसके बाद कह रहा है कि मूल्यांकन को सीमित कर देता है। बिल्कुल सही बात है, यह क्या करता है? मैंने आपको पढ़ाया है कि कागज पेंसिल जो होता है यह समेटिव असेसमेंट और यह मूल्यांकन को सीमित कर देता है। बस साल के लास्ट में हो गया, बच्चे ने पास किया तो समझिए पढ़ा है, नहीं पास किया तो नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहते हैं? ये मूल्यांकन को सीमित कर देता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान। समग्र मूल्यांकन क्या है? हमें बच्चे की इसमें सिर्फ एक एस्पेक्ट देते, कागज पेंसिल दे दो, बच्चे ने लिखा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। इसके समग्र मूल्यांकन थोड़ी नहीं होता, और ना ही निरंतर मूल्यांकन होता है। निरंतर मूल्यांकन आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट में होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सतत एवं समग्र मूल्यांकन की सफलता के लिए प्रभावी है। ठीक है, फिर से वही बात कह रहा है कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। देखिए आकलन सत्र के प्रारंभ और अंत में कराना, ये तो ऐसा नहीं है समग्र में, तो ये तो होगा नहीं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक समय अवधि के भीतर विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग द्वारा बच्चे का आकलन करना, मतलब अनलिमिटेड। मैंने आपको पढ़ाया था ना कि अनलिमिटेड तरीके होते हैं बच्चे का मूल्यांकन करने का, और क्या होता है? एक लिमिट समय अवधि के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन क्या हुआ? दूसरा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आगे ऑप्शन देखिए, आपका ऑप्शन कैसे गलती करते हैं, मतलब छांटते जाते हैं। देखिए समय समय पर बच्चों की लिखित परीक्षा, जहाँ भी लिखित परीक्षा की बात आ जाए ना, रिटन टेस्ट की, तो वो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। रिटन टेस्ट क्या है? ये निगेटिव टैग वर्ड है। परीक्षा में केवल बहुविकल्पी प्रश्न करना, केवल बहुविकल्पी प्रश्न करना, ये क्या होता है? ये भी है, केवल आ गया तो ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड है, ये भी ऑप्शन को गलत कर देता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखने हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है आकलन सत्र के प्रारंभ में। क्यों सत्र शुरू हुआ बस उसी के प्रारंभ में करवाएंगे और सत्र के अंत में नहीं? आकलन सतत और व्यापक क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है, यानी कि लगातार चलते रहता है। सत्र के आरंभ से लेकर अंत तक चलेगा। ये सत्र के आरंभ में खाली नहीं होता और सत्र के अंत में खाली नहीं होता है। तो ये क्या होता है? ये भी आपका ऑप्शन गलत है, यानी कि आपका दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम युक्तियों के आकलन को दर्शाता है। अधिगम युक्तियों का आकलन मतलब क्या होता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग की यहाँ पर बात किया है। तो देखिए यहाँ पर असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या आएगा? आकलन का प्रयोग शिक्षार्थियों को उत्कृष्ट और निकृष्ट थप्पा लगाने के लिए। क्या हमें कभी भी स्टूडेंट को आप थप्पा लगा सकते हैं कि कौन स्टूडेंट आपका सुपीरियर है और कौन इन्फीरियर है? ऐसा तो नहीं है, हमने आपको वही उसी समय पढ़ाया था। तो ये आपका पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आकलन के भिन्न शिक्षण अधिगम युक्तियां बनाने के लिए किया था। ये बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर आपका क्या कह रहा है? देखिए इसको समझते हैं फिर से कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आकलन क्या करेगा? भिन्न भिन्न शिक्षण अधिगम युक्तियां बनाने के लिए किया था। ये बिल्कुल सही है, ऐसा आपने पढ़ा, ये तो आपका बिल्कुल सही है।
पहला क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर इंफीरियर और सुपीरियर का ठप्पा लगाने के लिए करा स्टूडेंट पर, तो ये तो गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि अभिभावकों शिक्षार्थियों आदि की उपलब्धियों के प्रमाण उपलब्ध कराने के लिए आकलन किया जाता है, ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया। प्रमाण उपलब्ध कराने के लिए आकलन नहीं किया जाता है, तो वो भी उपलब्धि का, तो गलत हो गया। चौथा कह रहा है आकलन अधिगम प्रक्रिया के अंत में किया जाता है, ये भी गलत। ये आपका समेटिव असेसमेंट हो जाएगा जब अंत में किया जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर आपके आंसर कौन सही हुए? आपके आंसर यहाँ पर सही हुआ दूसरा, ठीक है, कि इसके दौरान होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की युक्तियां बनाने के लिए, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपके दूसरे ऑप्शन सही हो जाएंगे। इसको पेंसिल कुछ चेंज कर लेते हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखिए आकलन से विद्यार्थियों की यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी क्षमताओं का आकलन को देख सके और शिक्षक तदनुसार अपने शिक्षण को बदल सके। तो ये तो बिल्कुल सही है कि आकलन में हमें क्या करना है कि आकलन से शिक्षार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी क्षमताओं का आकलन, क्षमताओं और अंतराल को देख सके, मतलब अपनी क्षमताओं को, उसके अंतराल को देख सके, शिक्षक तदनुसार अपने शिक्षण को बदल सके। तो ये क्या होता है? ये आपके क्या हो जाएंगे? फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ जाएगा। तो ये तो आपके बिल्कुल सही हो गए, ऑप्शन पहला ही। लेकिन बाकी ऑप्शन आपका गलती किस वजह से हो रहे हैं इसको भी देखते चलेंगे, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप भी उसको गलत कर सके। आकलन तभी सार्थक होगा जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक आकलन हो। कभी भी हमें विद्यार्थियों के बीच तुलना नहीं करनी है, ठीक है, विद्यार्थियों के बीच कभी तुलना नहीं करनी है, इसलिए ऑप्शन आपका गलत हो गया। आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोध और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। बिल्कुल सही है कि बोधन और अनुप्रयोग भी होना चाहिए। देखिए अंडरस्टैंडिंग बच्चा करे और फिर उसका एप्लीकेशन यानी कि वो अप्लाई भी करे, तो ये होगा, ये आपका ऑप्शन सही है। और साथ ही साथ आपका ये पहला ऑप्शन सही है। तो चौथा देखते हैं, आकलन तब उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता है, आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसमें भय और चिंता का संचार नहीं, हमें बच्चों में कभी भी भय और चिंता को नहीं भरना है। तो ये भी आपका गलत हो गया, यानी कि यहाँ पर आपके पहला सही हुआ और तीसरा सही हुआ, यानी कि ए और सी आपका सही हुआ, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का मूल्यांकन को दर्शाता है, ठीक है, अधिगम के मूल्यांकन को दर्शाता है, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात कर रहा है। फॉर लर्निंग, देखिए शिक्षक दूसरों की तुलना में अपने प्रदर्शन के आधार पर किसी छात्र का मूल्यांकन करता है। कभी भी हमें तुलना करना ही नहीं है, तो ये तो वर्ड आपके ऐसे ही गलती होगा, पहला गलत हो गया। शिक्षक विद्यार्थियों के चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उसकी अवधारणात्मक समझ को क्या लिखा, अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। ये बिल्कुल सही है, ये आपका सही है कि क्या कर, जब हम पढ़ा रहे हैं तो उस टाइम क्या होता है कि हमें विद्यार्थियों की जो चिंतन प्रक्रिया है उस पर भी ध्यान देना है और उसके अलावा उसकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है ए टीचर एसेस द कॉन्सेप्ट, देखिए ये अंडरस्टैंडिंग की बात की गई है, स्टडीज बिसाइड द फोकस किस पर कर रहा है, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग पर कर रहा है। तो ये क्या हुआ, आपका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है शिक्षक मानक उत्तरों में शिक्षार्थियों के उत्तरों की तुलना, देखिए फिर यहाँ पर तुलना करने की बात कर दे तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन, पाठ्य पुस्तक में जो भी पाठ्य पुस्तक में जानकारी दी गई उसी के आधार पर मूल्यांकन कर देंगे, नहीं तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना कि आपका ऑप्शन कैसे कैसे गलत हो रहा है, यही चीज आपको एग्जाम में भी दिखाना है। तो यहाँ पर आपके कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर 2 हो गया, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जब एक रसोइया खाना बनाते समय किसी भोजन का स्वाद चखता है तो यह कौन सा अधिगम हुआ, ठीक है। यहाँ पर दिया है, देखिए यह क्या कर रहा है, खाना बना रहा है, स्वाद चख रहा है, उसको नमक कम रहा है, फिर नमक डाल रहा है, फिर स्वाद चख रहा है, फिर लग रहा है कि नहीं सब कुछ ठीक है तो खाना ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या होता है, असेसमेंट आपका होते जा रहा है, रुक नहीं रहा है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा असेसमेंट हुआ, असेसमेंट फॉर लर्निंग हुआ, ठीक है, कि ये आपका खाना बनाते जा रहा है और टेस्ट कर रहा है, फिर खाना ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर उसमें नमक डाल रहा है, मिर्च डाल रहा है, मसाला डाल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, असेसमेंट फॉर लर्निंग हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के, देखिए अधिगम के बारे में सही नहीं है, यानी कि असेसमेंट के बारे में आपका लर्निंग के बारे में आपका कौन सा कथन सही नहीं है, लर्निंग के बारे में, ठीक है। अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा क्या लिखा है, एक सेकंड, अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होता है, ठीक है। और भी देख लेते हैं, अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु उत्पाद है। देखिए अधिगम क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, लर्निंग क्या है, लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब क्या होता है, प्रोसेस मतलब एक प्रक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रक्रिया नहीं बल्कि एक उत्पाद है, प्रोडक्ट है, नहीं
लर्निंग कभी प्रोडक्ट नहीं है, ये एक प्रोसेस है और ये लाइफ टाइम तक चलती रहती है। तो यही आपका इसमें सही नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि अधिगम एक सामाजिक क्रिया, बिल्कुल है। अधिगम आप समाज से सीख सकते हैं। अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना होता है। तो आप समाज में भी रहकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। समाज में उठना बैठना चलना सीखना सब सीख सकते हैं समाज से। फिर तीसरा कह रहा है अधिगम शिक्षार्थियों को पूरे ज्ञान पर निर्भर है। बिल्कुल सही। अगर बच्चे को उस चीज़ के बारे में पिछला थोड़ा सा भी नॉलेज है तो उस बच्चे का क्या हो जाएगा? लर्निंग अच्छे से होगी। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीमा के पुनर्गठन से। स्कीमा क्या होता है कि किसी के बारे में पूर्व धारणा अपने दिमाग में बैठा लो और उसके बाद उस धारणा के आधार पर नए कंसेप्ट बना, वो आपका क्या होता है? स्कीमा होता है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन, एक मिनट, यहाँ पर आपके ऑप्शन कौन सा होगा? यहाँ पर आपके ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? आलोचनात्मक की बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए क्रिटिकली बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। देखिए वे प्रश्न जो पाठ के मान्य करने वाले उदाहरण के लिए पूछते हैं, सिर्फ पाठ्य को मान्य करने के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। जो प्रश्न किसी पाठ को सारांश मांगते हैं, सारांश नहीं, ये भी नहीं। वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा को पूछते हैं, परिभाषा वर्ड आ गया, देखते हैं, काट दीजिए। वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, व्यक्तिगत राय, यहाँ पर छात्र क्या होगा? अपना सभी छात्र अलग अलग व्यक्तिगत राय देंगे, तो ये क्या होता है? एक आलोचनात्मक मूल्यांकन हुआ, यानी कि एक रचनात्मक मूल्यांकन हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन करा रहे तो उसका उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों का नामीकरण। क्या हम विद्यार्थियों का नामीकरण, लेबलिंग करने के? विद्यार्थियों का कभी भी हमें लेबलिंग नहीं करना, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नामीकरण नहीं करना है। समान योग्यता आधारित विद्यार्थियों का मतलब समान योग्यता आधारित विद्यार्थियों का समूहीकरण। एक ही योग्यता में मान लेते हैं कि सब कुछ बच्चे फर्स्ट आ रहे हैं, सब फर्स्ट आ रहे हैं, ये 3 गो, तो इनको क्या करेंगे? एक अलग समूह बना देंगे और सेकंड आने वाले का अलग समूह बना देंगे, तो गलत। हमें सेम योग्यता वाले बच्चों का समूहीकरण नहीं करना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके बाद मूल्यांकन करें कि विद्यार्थियों के अधिगम प्रगति को समझना, ये बिल्कुल सही बात है, इसीलिए आपका आकलन किया जाता है। कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों का अवरोधन, ये भी नहीं, ये भी आपका गलत है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल करके मूल्यांकन की प्रवृत्ति में किस प्रकार का बदलाव आता है? ठीक है, मूल्यांकन की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल करके मूल्यांकन की प्रकृति में किस प्रकार का बदलाव आता है? देखिए एक आपका क्या आता है, यहाँ पर कह रहा है असेसमेंट ऑफ लर्निंग से असेसमेंट फॉर लर्निंग। हमेशा क्या करना है हमें कि ऑफ साल के अंतिम एग्जाम से नहीं करानी है, बल्कि हमें क्या कराना है? आपका पढ़ाई के दौरान आपका बच्चों का असेसमेंट करना। तो ये तो सही है कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग से हमें किधर आना है? असेसमेंट फॉर लर्निंग पाना है, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है। इसके बाद कह रहा है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट से समेटिव असेसमेंट, नहीं, फॉर्मेटिव से समेटिव नहीं होना चाहिए। कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट से नॉन कॉम्प्रहेंसिव, बिल्कुल गलत है, यानी कि व्यापक से अव्यापक की तरह आएंगे, तो नहीं, गलत। सतत मूल्यांकन से असतत मूल्यांकन की तरफ आएंगे, तो ये भी गलत। तो यहाँ पर आपके पहला ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है रचनात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस लिए प्रभावी होता है? फिर यहाँ पर बात करें फॉर्मेटिव असेसमेंट की। देखिए विद्यार्थियों की सफलता का निरंतर भय पैदा करना, बिल्कुल नहीं, विद्यार्थियों में कभी भी भय नहीं पैदा करना है। विद्यार्थियों के प्रदर्शन को एक दूसरे से तुलना, विद्यार्थियों को कभी हमें तुलना नहीं करनी है। विद्यार्थियों के अधिगम प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तदनुसार सहायता मिल सके, ये बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों का नामीकरण वर्गीकरण विशेष विद्यालय के रूप में निर्दिष्ट करना, हमें विद्यार्थियों का कभी भी वर्गीकरण नामीकरण नहीं करना है, ठीक है, ना ही उसे विशेष विद्यालय में भेजना है, तो ये आपका गलत हो गया। यहाँ पर ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास आएगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।